मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में BSOS 185 दृश्यों के माध्यम से समाज जो हमारी बुक है इसका क्या है, हमारा क्या रहेगा, आज का चैप्टर नंबर 3 रहेगा, या आप कह सकते हैं हमारी क्या है, यूनिट नंबर 3 है। क्या है? फोटोग्राफी के माध्यम से छवि बनाना। यानी जो फोटोग्राफी है उसके माध्यम से हम छवि यानी कोई भी किसी चीज़ को बनाने का प्रयोग, यानी फोटोग्राफी के माध्यम से हम छवि का निर्माण कैसे कर सकते हैं। मात्र फोटो को देख करके किसी चीज़ के बारे में कैसे जाना जा सकता है या कैसे किया जा सकता है, यानी फोटोग्राफी के माध्यम से छवि बनाना रहेगा। और इसमें जो हमारा रहेगा 3.2 रहेगा नृवंश विज्ञान फिल्म निर्माण का इतिहास क्या है। यानी नृवंश विज्ञान जो इसमें जो फिल्में बननी शुरू हुई, फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या रहेगा, इसको देखेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो हमारा रहेगा 3.3 रहेगा नृवंश विज्ञान फिल्म निर्माण में मानव शास्त्रियों का क्या योगदान है। यानी नृवंश जो विज्ञान है उसमें जो फिल्म का निर्माण किया जाता है तो उसमें जितने मानव शास्त्री का मतलब होता है कि जितने भी रिसर्च करने वाले हैं, जितने भी शोध करने वाले हैं, उनका योगदान किस प्रकार से रहा उसको देखेंगे। और इसमें जो हमारा 3.4 रहेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या है, नृवंश विज्ञान फिल्म बनाना। नृवंश विज्ञान में जो फिल्में बनाई जाती हैं इसको देखेंगे। फिल्म कैसे बनाई जाती है, क्या दृश्य विधियाँ हमेशा उपयुक्त होती हैं, क्या भैया की जो फोटो होते हैं क्या हमेशा वह किसी भी चीज़ में क्या जरूरी होते हैं। दृश्य अनुसंधान की योजना बनाना, सही उपकरण चुनना, फिल्म निर्माण में नैतिकता, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको आज देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए हम सभी लोग क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या रहेगा 3.2 नृवंश विज्ञान फिल्म निर्माण का इतिहास। देखो, अल्पकालिक सिनेमा का इतिहास, तत्कालीन सिनेमा की तकनीकी, यानी अल्पकालीन जो सिनेमा था उस का इतिहास जो था, तत्कालीन जो तकनीक थी 1890 के दशक में फिल्म उपकरण की लागत और जीव विज्ञानी, मानव विज्ञानी तथा अन्य वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के द्वारा नए अभियानों में संकलित करने में निहित है। कह रहे हैं कि जो सिनेमा का विकास है, ये जो सिनेमा का इतिहास है, ठीक है, उसमें अगर देखोगे जो फिल्म तकनीक है वह लगभग 1890 के दशक से इसको मानी जाती है, जिसमें जो जीव विज्ञानी थे या जो मानव विज्ञानी थे, जो अन्य वैज्ञानिक थे, अन्य खोजकर्ताओं ने क्या था, लगभग 1890 के दशक से इनको क्या किया, खोजकर्ताओं ने अभियानों में, कारकों में निहित किया। एक खोजकर्ता नृवंश विज्ञान के बारे में बहुत कम या नहीं के बराबर जानते थे। पहले का था भैया कि जो खोजकर्ता थे, पहले जो चीज़ें थी वह नृवंश विज्ञान के बारे में बहुत कम, लगभग ना के बराबर जानते थे, लगभग पहले की बात जो है। ठीक है, केवल उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए क्या था, केवल उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए अन्य संस्कृतियों की छवियों को लाने में रुचि रखते थे। यानी क्या पहले क्या होता था भैया, जो उत्तरी अमेरिका होता था, जो यूरोप होता, यहाँ की संस्कृतियों को कैसे जाना जाए, यहाँ की सभ्यता को कैसे जाना जाए, इसके लिए क्या होता था, छवियों का प्रयोग किया जा सकता था। पहले अमेरिका जो होता था और यूरोप जो देश होता था, वहाँ क्या होता, वहाँ के समाज को जानने के लिए फ़ोटो का प्रयोग किया जा सकता था, फ़ोटो का प्रयोग होता था। नृवंश विज्ञान फिल्म का उचित इतिहास 1930 के दशक में गेनग्री, बेंसट और मीड द्वारा इसका के साथ शुरू होता है। यानी देखोगे नृवंश विज्ञान में जो फिल्म निर्माण का इतिहास होता है कब से शुरू होता है, 1930 के दशक में। क्या कर रहे हैं, नृवंश फिल्म का जो इतिहास होता कब होता भैया, 1930 के दशक में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, इसमें मीड हैं और बेंसट, इनका बहुत रहा। इनका जो प्रोजेक्ट था, पहला जो फिल्म का प्रोजेक्ट था वो क्या था, बाली परियोजना। क्या था, बाली परियोजना के साथ क्या होता है, इसकी शुरुआत की जाती है। अब हम देखेंगे फिल्म प्रौद्योगिकी में विकास कैसे हुआ। शुरुआती फिल्म तकनीकी खुद बोझिल थी, यानी पहले जो भैया जो फिल्म की तकनीकी होती थी, शुरुआती फिल्मों में तकनीक क्या थी, खुद बोझिल थी और भारी कैमरों की आसान आवाजाही सरल नहीं होती थी। पहले का तब पहले जो फिल्में जो बनती थी उसमें जो तकनीक थी वो बहुत महंगी होती थी, उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। और वहाँ पर जो कैमरे होते थे, कैमरे को लेकर के आना, लेकर के जाना, एक तो कैमरा बहुत वजनदार होता था, उनको लेकर के आना, लेकर के जाना बहुत आसान नहीं था। तदनुसार लेकिन इसके बाद आरंभिक नृवंश विज्ञान में, नृवंश फिल्म निर्माण में अधिकांश प्रक्रिया कैमरे के समान विषयों में लाकर और कैमरे की एक ऐसी जगह पर लाकर रख कर प्रदर्शन करती है
जो दृश्य को निर्बोध रूप में कैप्चर सकते हैं। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि जो कैमरा होता है, कैमरे को एक जगह पर रख दिया जाता है और वो कैमरा क्या करता है, सभी चीज़ों को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता था। भैया पहले क्या होता था, अगर अलग अलग एंगल में फोटो लेनी हो तो क्या होता, कैमरे को हर जगह लेकर के आना पड़ता था, लेकर के जाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता है तो क्या कैमरे को क्या करते थे, एक जगह पर कैमरे को रख दिया जाता था। क्या होता था, एक जगह कैमरे को रख दिया जाता था और कैमरा क्या होता था, एक जगह रखा हुई कैमरा करता, उसके अलग अलग एंगल जो होते हैं उसकी क्या करता था, फोटो ले लेता था, कैप्चर कर लेता था। कैमरा वैज्ञानिक तरीकों से अन्य संस्कृति के व्यवहार और जीवन को रिकॉर्ड करने वाला था। यानी कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, अब जो कैमरा था यानी नृवंश विज्ञान में जो कैमरा था वो क्या, वो वैज्ञानिक तरीके के साथ था, जो संस्कृतियां हैं, जो संस्कृति है, जो संस्कृति का व्यवहार है, जो कल्चर है, उसको क्या कर लेता है, उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पर गए हैं, हमें शोध करना है, जैसे मान लो हम बंगाल गए हैं, ठीक है, बंगाल में गया हूँ, तो बंगाल में अगर देखोगे तो भाई वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसे है, उनकी चीज़ें कैसे हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैमरे लगा दो और वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाना खाते हैं। यानी कहते हैं नृवंश विज्ञान का भाई मेरे मतलब होता है कि नृवंश विज्ञान क्या है, एक शोध होता है, रिसर्च होती है। और इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को समझने के लिए, शोध करने के लिए क्या होता है, हम फोटो का प्रयोग करते हैं, इमेज का प्रयोग करते हैं और छवियों का प्रयोग किया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि किसी भी संस्कृति को व्यवहारिक जीवन को रिकॉर्ड करने वाला था। यानी अब कह सकते हैं कि नृवंश विज्ञान में क्या है भैया, जब कैमरा था तो कैमरा क्या था, नृवंश विज्ञान में बहुत ज़्यादा मदद था। हम कैमरे की मदद से किसी भी संस्कृति को, किसी भी कल्चर को क्या कर सकते थे, रिकॉर्ड करने वाला था, रिकॉर्ड किया जा सकता था। जैसे जैसे फिल्म तकनीकी परिसिद्ध, यानी जैसे जैसे क्या था, फिल्म में तकनीकी का विकास होता है, कैमरे भार में हल्के हुए और उनकी गतिशीलता बढ़ी। यानी जैसे भैया टेक्नोलॉजी बढ़ती, पहले कैमरे बहुत ज़्यादा वजनदार होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कैमरे हल्के होने लगे और उनकी गतिशीलता यानी लाने ले जाने में, अब मान लो कि तुम दिल्ली में रहते हो, तुमको आदिवासी इलाकों में कैमरे ले जाना, पहले कैमरा भारी है भैया, कैसे जाओगे, कैसे ले आओगे, तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या था, जो कैमरे होते थे वो हल्के होते चले गए, उनको ले आना और ले जाना आसान हो गया। इसलिए क्या था, जो रिसर्चर होते थे, जो लोग शोध करते थे, वो अपने साथ वो कैमरे को कैरी कर सकते थे, यानी कैमरे को ले आने ले जाने में। जैसे आप कहीं पर शोध करने गए हुए हैं तो अपने कैमरे को आप वहाँ ले जा सकते, तो आप वहाँ पर फोटो आसानी से खींच सकते हैं और उन फोटो के माध्यम से क्या कर सकते थे, आप किसी चीज़ का एनालिसिस कर सकते थे या उसको व्याख्या कर सकते थे। 1960 के दशक के मध्य तक साउंड फिल्म उपयोग उपलब्ध हो गए। यानी क्या था, 1960 के दशक तक क्या होता है भाई, जो साउंड होता है, यानी अगर जो कैमरे में क्या होता है, साउंड सिस्टम आ गया। यानी अब जो कैमरा था वो मात्र फोटो ही नहीं बल्कि आवाज़ को भी रिकॉर्ड करने वाला हो गया था। क्या हो गया था, 1960 आते आते क्या हो गया भैया, कि जो कैमरा होता था वो क्या करता था कि वो फोटो के साथ साथ यानी इमेज के साथ साथ क्या होता था, अब उसमें साउंड यानी आवाज़ भी थी। फिल्म उपकरण के लिए उपलब्ध हो गए। कुल मिलाकर फिल्म तकनीकी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाने के लिए पोर्टल और यानी आगे चलकर धीरे धीरे जो फिल्में होती है, इसका जो निर्माण होता है, धीरे धीरे फिल्में बढ़ती है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लिए एक पोर्टेबल विश्वसनीय हो गया। यानी अब पोर्टेबल का मतलब होता है कि अब फिल्मों में क्या होता था भैया, अब जो कैमरे हमारे होते थे उनमें हम चित्र को भी रिकॉर्ड कर सकते थे, हम साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती वैसे वैसे क्या हो गया, ये पोर्टेबल हो गया। यानी अब कैमरे से फोटो भी खींची जा सकती है और उससे आवाज़ को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1970 के दशक तक वीडियो टेप उपकरण भी विकसित हो गए। यानी 1970 में क्या था, वीडियो टेप आ गया। अब क्या हो गया, वीडियो टेप यानी वीडियो को अब रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऑडियो को भी रिकॉर्ड किया जा सकने लगा। यानी अब क्या हो गया, एक वीडियो टेप का उपकरण भी आ गया है जो न केवल ध्वनि और ऑडियो सामग्री को एक साथ रिकॉर्ड करने की अनुमति देता था बल्कि प्लेबैक यानी इंसर्ट बैक जो था के अतिरिक्त लाभ भी था। यानी कह सकते हैं कि 1970 के दशक में क्या वीडियो कैसेट आ गया और इस वीडियो कैसेट में सिर्फ हम ध्वनि को, आवाज़ को ही नहीं बल्कि वहाँ पर चित्र को ही नहीं बल्कि हम उसका प्लेबैक भी कर सकते थे, ये भी लाभ था। यानी कह सकते कि भाई जैसे किसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता था, जैसे आपने फोटो खींच लिया या आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो को रिकॉर्ड करके आप प्लेबैक भी कर सकते थे और देख भी सकते थे कि मैंने जो रिकॉर्ड किया है वह सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। यानी आप
कह सकते हैं कि जो कैमरे होते थे, यानी तकनीकी का विकास होता है, और तकनीकी का विकास होने के हम जो लोग ऑडियो रिकॉर्ड करते थे, वीडियो टेप, वीडियो यानी अब वीडियो भी रिकॉर्ड की जा सकती थी। यानी जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो गए और वीडियो को भी रिकॉर्ड किया जा सकता था, तो वीडियो को प्लेबैक भी किया जा सकता है, यानी हम लोग उसको चलाकर भी देख सकते थे, प्लेबैक भी कर सकते थे। ये तकनीकी 1970 के दशक में आ गई। इसका लाभ होता है 21वीं शताब्दी तक। देखो क्या कह रहे हैं, 21वीं शताब्दी तक फिल्म निर्माण उपकरण, रिकॉर्डिंग और संपादन में परिष्कार और गुणवत्ता में वृद्धि। यानी कहता है कि 21वीं सदी में क्या होता है कि जो फिल्म निर्माण था, उसमें जो रिकॉर्डिंग थी और जो उसमें संपादन किया जाता था, उसमें गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। यानी कहते हैं कि भैया 21वीं शताब्दी में जो फिल्म निर्माण होता है, उसमें गुणवत्ता में कह सकते हैं धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। यानी अब जो फिल्में हैं उसमें जो कैमरे यूज होते हैं, जो वीडियो यूज होता है, यानी अब धीरे धीरे जो तकनीकी का विकास होता है, यानी अब फिल्में बनाना, चित्र खींचना, वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। यानी धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, साथ ही उनकी लागत में भी गिरावट। पहले जो भाई मेरे जो कैमरे होते थे बहुत महंगे आते थे, ऑडियो रिकॉर्डर जो होता था, जो वीडियो रिकॉर्डर होता था, वो बहुत महंगा आता था। लेकिन 21वीं शताब्दी आते आते क्या होता था है कि ये तो बहुत पहले भारी थे, हल्के आने लगे। अब क्या होता था, इनकी लागत यानी इनमें जो लागत आती थी वह अभी धीरे धीरे क्या हो जाती है, गिरावट आ गई, ताकि अब यहाँ तक कि स्नातक छात्र भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अब जो वीडियो होता, वीडियो रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर जो होता था, अब इनको जो छात्र होते थे, जो छात्र रिसर्च करते थे, यानी जो स्नातक यानी जो ग्रेजुएशन के छात्र होते थे, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, जैसे बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, ये छात्र भी इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बीए में अगर कोई रिसर्च करना है, बीएससी में अगर कोई शोध करना है, तो लोग भी क्या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, उसका अपने रिसर्च में प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो हमारा क्या है, नृवंश विज्ञान अनुसंधान में प्रथाओं का विकास। यानी नृवंश विज्ञान में जो रिसर्च होती थी उसमें कौन कौन सी प्रथाओं का विकास हुआ। देखो क्या 1920 में भी एक ऐसा कालखंड था, यानी 1920 में एक ऐसा कालखंड था जिसमें फील्ड वर्क पद्धति की स्थापना को देखा और कई महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हैं 1920 में जो होता है कि जो शोध होता, जो रिसर्च होता था, उसमें फील्ड वर्क में किया जाता था, बहुत फेमस था। यानी फील्ड वर्क यानी अगर आपको कहीं पर शोध करना है, कोई रिसर्च करनी है, तो जैसे मान लो कि आपको आदिवासियों के बारे में जानना है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपको आदिवासी इलाकों में जाना पड़ेगा, वहाँ पर शोध करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं फील्ड वर्क। यानी जहां आप शोध करना चाहते हैं वहां पर भैया आपको जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, अमेरिका के लोगों के बारे में शोध करना चाहते हैं, वो कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसे, उनकी सभ्यता कैसे है, उसको जानने के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा, तभी यानी 1920 के दशक में क्या था, जो फील्ड वर्क पद्धति थी उसकी स्थापना को देखा गया और कई महत्वपूर्ण नृवंश विज्ञानी जो थे उन्होंने मोनोग्राफ के समय के दौरान प्रकाशित होने लगे। यानी अब शुरू में क्या था भैया, फील्ड वर्क जो पद्धति होती है उसमें मोनोग्राफ जो होता है, मोनोग्राफ उसके दौरान उपयोग हुआ। 1922 में एक महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि दोनों AR रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीप समूह और मोनोलिक ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में ऑनर गेट्स प्रकाशित हुए। फिर भी एक और महत्वपूर्ण विनिबंध मोनोग्राफ मार्गेट मीड कमिंग्स ऑफ द एज ऑफ समाओ 1928 में लिखा गया, जो बाद में पहली बार स्वीकार की गई नृवंश विज्ञान फिल्म में एक आधार बन जाता है। यानी कह सकते हैं कि नृवंश विज्ञान में क्या होता है, धीरे धीरे प्रथाएं प्रचलित होती हैं। यानी फील्ड वर्क में जाकर के शोध करना और फील्ड वर्क में उतर करके काम करना, या धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं बहुत फेमस हो जाती हैं। मोनोग्राफ जो पद्धति होती है, क्या कह रहे हैं, जो नृवंश विज्ञान में जो अनुसंधान किए जाते हैं उसमें किसका विकास होता है, मोनोग्राफ जो पद्धति होती है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। रेडक्लिफ ब्राउन जो होता है, रेडक्लिफ ब्राउन जो होता है इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा, यानी इसको प्रकाशित किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि भाई मेरे जो नृवंश अनुसंधान है उसमें कई सारी प्रथाएं, जैसे फील्ड वर्क है, मोनोग्राफ है या रेडक्लिफ ब्राउन है, इन जैसी तकनीकों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा विकास होता है। यानी अब नृवंश विज्ञान में अनुसंधान जो होता था उसमें कई सारी प्रथाएं आ जाती हैं, उन्हीं प्रथाओं के बारे में बताया गया है। अगला जो हम देखेंगे, फिल्म और नृवंश विज्ञान में एक साथ आना। यानी अब जो फिल्में थी और जो नृवंश विज्ञान था वो एक साथ कैसे आते हैं भैया, जो फिल्में बनती थी और जो शोध होते थे वो आपस में कैसे कोलैब करेंगे, यानी एक साथ कैसे आते हैं। देखो मीड खुद रोबोट के काम से परिचित थे, यानी जो मीड थे वह रोबोट के काम से काफ़ी परिचित थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में नानुक ऑफ द नॉर्थ के माध्यम से
इनसाइड के लोगों के जीवन को जिस तरह से चित्रित किया था जैसे पहले कभी नहीं किया था। यानी अगर देखोगे तो जो मीड थे उन्होंने क्या कहा था कि भाई उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उनकी जो बुक थी, यानी कह सकते हैं जो चित्रों के माध्यम से उन्होंने लोगों के जीवन के बारे में जाना था। यानी कह सकते हैं कि भाई मेरे आप कह सकते हो कि 1922 में मीड ने फोटो के जरिए लोगों के जीवन के बारे में जो चित्रित किया था, यानी लोगों के जीवन के बारे में जो उन्होंने फोटो में चित्रित किया था उससे पहले किसी ने उसको चित्रित नहीं किया था या उसने नहीं देखा था। यद्यपि उन पर धुंधला मंच का आरोप लगा, यानी लगा कि ये अभी थोड़ा मोड़ा काम है, धुंधला मंच का उन पर आरोप लगता है। यद्यपि ने सफलतापूर्वक दिखा दिया कि उत्तरदाताओं के जीवन में फिल्मकार के रूप में खुद को विसर्जित करने का क्या मतलब है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो नृवंश विज्ञानी थे, जो रिसर्चर थे, वह खुद को एक फिल्मकार के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए उनको क्या आरोप लगता है। क्या मतलब है कि आप जो रिसर्चर हैं भैया एक फिल्म निर्माण क्यों करें। आगे देखो क्या होता, जो रिसर्च करने वाले थे नृवंश विज्ञान में, जो शोध करने वाले लोग थे वह शोध तो करते थे लेकिन उन्होंने फिल्में बना करके शोध करना शुरू कर दिया, तो इसके क्या होता है इन पर कई सारे आरोप लगते हैं। यह भविष्य के नृवंश विज्ञानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिशा बन गई। उत्तरदाताओं ने भी पूरे समुदाय के बारे में सामान्यीकरण टिप्पणी करने के बजाय व्यक्तियों के विशिष्ट कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तरदाताओं के एक संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया, एक संग्राम के रूप में प्रस्तुत। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बताया कि सदस्यों के साथ वास्तविक सहयोग का निर्माण करते हुए अपने उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया ली। यानी कह सकते हैं कि ये आरोप लगता है कि भैया जो फिल्म नृवंश विज्ञानी है वह फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कहते हैं कि क्या फिल्में जो होंगी वह उसके आधार पे शोध होगा, इस आधार पे इनके जो उत्तरदाता जो लोग इनसे सवाल पूछते हैं उनको लेकर के बातें बताई जा रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात अगर देखोगे तो यहाँ पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया ली गई। फिल्मों को पहली बार सार्वजनिक रूप से देखने के बाद रिलीज होने से पहले एक दशक बाद आत्मकथा और फिल्म को आखिरकार बेंसट और मीड ने एक साथ लाया। यानी कहते हैं कि जो बेंसट थे और मीड थे उन्होंने क्या था कि फिल्मों को और नृवंश विज्ञान में जो शोध होता है, जो फोटो होती है, उसको साथ लाने में इन्होंने क्या कहा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? बेंसट और मीड ने सबसे ज़्यादा योगदान रहा। मीड का योगदान लेकर के आते हैं क्योंकि वह मानव व्यवहार के वर्णनात्मक, यानी वो लोग क्या थे भैया, मानव का व्यवहार कैसे है उसका क्या कर सकते थे, वर्णन कर सकते हैं। उन्होंने नृवंश विज्ञान के अध्ययन के और परिणाम प्रस्तुत किए, यानी उन्होंने क्या और भी बहुत सारे परिणामों को बताते हैं। आलोचनाओं और सीमाओं के बावजूद, यानी उनकी आलोचना की जाती है और कई सारी सीमाएं थी बावजूद भी उनकी फिल्मों में फिल्म निर्माण के अभ्यास में एक उल्लेखनीय अद्भुत प्रस्तुत किया। यानी उन्होंने क्या था फिल्म निर्माण में, अगर देखोगे नृवंश विज्ञान फिल्म निर्माण में एक बहुत अच्छा बेहतर काम किया क्योंकि इन्होंने शैक्षिक फिल्म निर्माण में निष्पादन और विषय को चुनने शुरू कर, यानी कहते हैं कि जो शैक्षिक फिल्म थी नृवंश विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने शैक्षिक फिल्मों का निर्माण के विषय में सुनना शुरू कर दिया। इसके बाद जॉन मार्शल, रॉबर्ट यस डेविस, ये जितने जैसे फिल्म निर्माताओं ने दशकों से प्रयोग के माध्यम से नृवंश विज्ञान और फिल्म निर्माण के बीच सहयोग को आगे बढ़ाया। यानी कहते हैं जब मीड जब ये रिसर्च करते थे, जब शोध करते थे, इन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया। आगे क्या होता कि धीरे धीरे क्या होता है इस परंपरा को अन्य लोगों ने क्या क्या सहयोग किया और इस चीज़ों को क्या होता है आगे बढ़ाया। स्वयं की निजी शैली और परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से नृवंश विज्ञान में क्षेत्र में योगदान है। यानी कह सकते हैं कि नृवंश विज्ञान में अब क्या था भैया, किसी चीज़ को बताने के लिए, किसी चीज़ को समझाने, कह रहे हैं कि जब जो साइंटिस्ट होते थे, जो रिसर्चर होते थे, जो समाज को जानना चाहते कि हमारा समाज कैसे है, हमारा देश कैसे है, लोगों की सभ्यता कैसे है, लोगों का व्यवहार कैसे है, लोगों का कल्चर कैसे है, या लोग किस प्रकार दिखाई देते हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए क्या होता है कि जो मानव विज्ञानी होते हैं या नृवंश विज्ञानी होते हैं वो लोग क्या करने लगे भैया, फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं। यानी फिल्मों का निर्माण उन्होंने आरंभ कर दिया। यानी अब क्या था कि वो अगर किसी चीज़ को बताना है, किसी चीज़ को समझाना है तो डायरेक्ट फिल्म का निर्माण कर देते थे। इससे चीज़ों को समझना क्या होता, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता। मान लो कि हमें ये समझना है कि मान लीजिए कि श्रीलंका के लोग कैसे हैं, तो कोई श्रीलंका के लोगों के बारे में शोध करे, किताब लिखे, ये बात है। लेकिन दूसरा काम क्या हो सकता है, श्रीलंका के लोगों के बारे में
सोचे देखे और उनके बारे में अगर एक कोई फिल्म बना दे तो लोग आसानी से समझ सकते हैं कि श्रीलंका के लोग कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसे है, उनका कल्चर कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनका पहनावा कैसा। यानी हम फिल्मों के जरिए किसी भी समाज को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आने वाले समय में क्या होता है कि जो नृवंश विज्ञानी हैं, जो लोग समाज के बारे में रिसर्च करते थे, जो अनुसंधान करते थे, जो शोध करते थे, उन्होंने फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया ताकि वह समाज की व्याख्या या समाज या चित्रों के माध्यम से या दृश्यों के माध्यम से समाज कैसा दिखाई देता है, समाज कैसा है, या उसके बारे में जो व्याख्या थी उसको बेहतर ढंग से बताने के लिए उन्होंने फिल्मों का निर्माण शुरू कर दिया था। इसी चीज की क्या कह रहे हैं यहां पर बात की जा रही है। आगे देखो, जीन आउच ने अग्रणी फ्रांसीसी सिनेमा माना जाता है, जिसने डायरेक्ट सिनेमा भी कहा जाता है। वह कच्चे यथार्थवाद की विशेषताओं वाली फिल्म का निर्माण में एक शैली है। मंचन और प्रभाव के माध्यम से फिल्मों में अलंकृत करने के विचार के लिए रूस का कड़ा विरोध किया गया था। इसके बजाय जीवन को सच सामने लाने के लिए सिनेमा माध्यम का उपयोग करने का आग्रह, यानी कह सकते हैं हमारे जीवन के सच क्या हैं उनको लाने के लिए, भाई इंसान जो हम लोग रहते हैं, हमारे जीवन की सच्चाई क्या, हमारे जीवन की रियलिटी क्या है, इसको सच लाने के लिए क्या सिनेमा के माध्यम का इनको उपयोग करने के लिए व्याख्या करने के लिए इनका आग्रह किया। इस शैली में अक्सर फिल्म निर्माता की स्क्रीन और उपस्थिति, प्रतिवादी दोनों कैमरे की उपस्थिति के बारे में साफ पता नहीं, यानी कहते हैं कि जब फिल्म बनाई जाए, जो उसमें दृश्य हैं, जो सीन है, जो स्क्रीन है, वहाँ हमारा समाज कैसे दिखाई देता है, उस चीज़ को सही तरीके से बता सकने वाली होनी चाहिए और स्वीकार करना भी शामिल होता है। उसके लिए यह है वास्तविक रूप से यथासंभव तथा निष्पक्ष तरीके से वास्तविक रूप से बाहर लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका। यानी कह रहे हैं कि अगर आप फिल्मों के द्वारा अगर आप समाज को समझना चाहते हैं तो आपको निष्पक्षता के साथ काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने फिल्म बना दिया है और सच्चाई आपने छुपा ली है। यानी अगर आप किसी समाज के बारे में बताना चाहते हैं, अगर किसी समाज के बारे में बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि समाज में सभ्यता कैसे है, कल्चर कैसे है, खान पान है, अगर किसी समाज के बारे में आप समझाना या बताना चाहते हैं तो निष्पक्ष तरीके से आप उनको फिल्मों को बताना पड़ेगा। तभी उसमें वह जो आपका जो शोध होगा, जो रिसर्च होगा, लोग अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कहने का मतलब होता है कि आप अपने मन मुताबिक या अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए न बनाए। यानी कहते हैं कि नृवंश विज्ञान में जो फिल्में बनाई जाएं, जो फिल्मों का निर्माण किया जाए, वह सच्चाई लाने के लिए करना पड़ेगा। यानी निष्पक्ष तरीके से आपको फिल्म निर्माण करना पड़ेगा, तभी हम समाज को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे या जान पाएंगे। अगला जो हमारा रहेगा, नृवंश फिल्म निर्माण में मानव शास्त्रियों का क्या योगदान रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। नृवंश विज्ञान में फिल्म निर्माण में जो मानव शास्त्री, यानी नृवंश जो विज्ञान था उसमें जो मानव शास्त्री जो रिसर्चर थे, जो कह सकते जो शोध करने वाले लोग थे, इन्होंने फिल्म निर्माण में क्या योगदान दिया अपना। देखो पहला क्या है, एक नृवंश विज्ञान फिल्म क्या है। देखो नृवंश विज्ञान फिल्म निर्माण मोटे तौर पर फिल्म तकनीकी के माध्यम से विशिष्ट लोगों के जीवन के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयोग। यानी कहते हैं कि जब हम नृवंश विज्ञान में फिल्मों का प्रयोग करते हैं, इसके जरिए क्या होता है कि जब हम किसी समाज के बारे में या विशिष्ट लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, फिल्मों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं कि नृवंश विज्ञान में क्या होता है, नृवंश विज्ञान एक प्रकार का शोध है, रिसर्च है। जब हम उसमें किसी समाज के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में या किसी विशेष लोगों के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, हम फिल्मों के बारे में, फिल्मों के जरिए हम जीवन के बारे में जानकारियाँ एकत्र करते हैं, इकट्ठी की जाती हैं। हालांकि इस बात पर काफ़ी मतभेद है कि नृवंश विज्ञान फिल्म का क्या अर्थ है। यानी कहते हैं कि बड़ा मतभेद का विषय है कि भैया कि आप लोग समाज के किसी के बारे में जानना चाहते हैं या समाज कैसे, सभ्यता कैसे, संस्कृति कैसे है, तो उसमें फिल्म का क्या अर्थ है, यानी फिल्में क्यों बन रही हैं, यानी फिल्मों के माध्यम से समाज को क्यों जाना रहा है, ये बड़ा मतलब है। साधारण शब्दों में यह एक तरफ नृवंश विज्ञान की मांगों को और दूसरी तरफ फिल्म निर्माण की क्षमताओं को पूरा करता है। यानी अगर देखोगे साधारण शब्दों में देखो तो नृवंश विज्ञान की मांग क्या है, मांग ये है भाई नृवंश विज्ञान में हम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें। अगर नृवंश विज्ञान को देखोगे तो हम
समाज कैसा है, संस्कृति कैसे, कल्चर कैसा है, उसको हम बेहतर ढंग से समझ सकें। दूसरी तरफ से फिल्म निर्माण में क्षमताएं भी होती हैं, यानी फिल्म की भी यही डिमांड होती है कि फिल्मों के जरिए भी लोगों को वास्तविकताएं ही पता चलें। आज जो फिल्में बनती हैं, फिल्मों का भी भाई सबसे बड़ा रोल यही रहता है कि जो वहाँ पर जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी दिखाया जाता है, वह सच्चाई और रियलिटी हो। यानी नृवंश विज्ञान की सबसे बड़ी मांग ये है कि भैया कि हम चीज़ों को लोगों को आसानी से बेहतर तरीके से समझा सकें। तो बेहतर आसानी से तरीके समझाने के लिए क्या है, फिल्म बना दी जाए, उस लोगों की सभ्यता संस्कृति को समझा जाएगा। उसी प्रकार से कह सकते हैं जो फिल्में हैं, फिल्में का भी एक बहुत बड़ा योगदान ये रहता है, फिल्में भी एक काम रहता है कि वह लोगों के सामने सच्चाई लेकर के जाए। यानी कह सकते हैं कि नृवंश विज्ञान और फिल्म निर्माण जो है वह लगभग एक दूसरे के क्या हैं, पूरक दिखाई देते हैं। प्रायः ये मांगे एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। अगर देखोगे तो कई बार ये जो मांगे होती हैं मेल भी नहीं खाती हैं। मुख्यतः इसलिए कि नृवंश विज्ञान फिल्मों और वीडियो में एक ही समय में वैज्ञानिकता और कलात्मकता का समावेश होता है। यानी देखोगे कि कहते हैं कि जो फिल्में होती हैं, फिल्मों में जो वीडियो होते हैं उसमें क्या होती है भैया कि जो उसमें जो वीडियो एक ही समय में वैज्ञानिकता और कलात्मक दोनों का हमें क्या होता है, समावेश, यानी मिली, यानी कलात्मकता क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, दोनों मिक्सअप होती हैं। इसके अलावा दोनों के बीच एक मौलिक अंतर इस तथ्य के भी, यानी दोनों के बीच में क्या है, एक मौलिक अंतर, एक बड़ा अंतर क्या होता है, इस तथ्य से भी जुड़ा है कि फिल्म एक ऑडियो विजुअल मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो फिल्में होती हैं क्या होती हैं, फिल्मों में क्या होता है भाई मेरे, फिल्मों में क्या आता है, वीडियो ऑडियो का क्या है, मिक्सअप है। यानी किसी चीज़ को बताने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को समझाने के लिए वीडियो और ऑडियो का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यही बता रहे हैं कि साधारण शब्दों में क्या है, एक प्रकार का इसमें क्या होता है कि मिक्सअप सा हमें दिखाई देता कि एक प्रकार का मिक्सअप है, मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन नृवंश विज्ञान मुख्य रूप से एक पाठ्य यानी टेक्स्ट है। नृवंश विज्ञान का होता है भैया एक प्रकार का लेख होता है, नृवंश विज्ञान का एक प्रकार का लेख है। लेकिन जो फिल्म है, फिल्म क्या है, वीडियो और ऑडियो का क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन नृवंश विज्ञान का एक प्रकार का टेक्स्ट है, यानी लिखा हुआ लेख होता है। डेविड मैक तर्क देते हैं कि एक दूसरे की तुलना में बेहतर होने के रूप में देखने के बजाय, ये कहते हैं कि भैया एक दूसरे को तुलना करने से या बेहतर होने के बजाय में रूप से देखने के बजाय दोनों को केवल ज्ञान के विभिन्न तरीकों से, नहीं कहते हैं कि जो फिल्मों को और नृवंश विज्ञान को दोनों को ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करने में, यानी ज्ञान के आधार पर कहते हैं कि ज्ञान के विभिन्न तरीकों के आधार पर प्रस्तुतिकरण के रूप में देखा। यानी जो फिल्में हैं वह क्या प्रस्तुत करना चाहती हैं और नृवंश जो विज्ञानी हैं वह क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस प्रस्तुति के आधार के या ज्ञान के आधार पर चीज़ों को हमें क्या देखना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि दोनों के संयुक्त होने पर एक नृवंश विज्ञान, यानी कहते हैं कि जो हमारा नृवंश विज्ञान है, यानी भैया समाज को समझने के लिए जो टेक्स्ट लिखा गया है, जैसे किसी फिल्म के बनाने के लिए क्या लिखा जाता है, स्क्रिप्ट होती है। आपने सुना होगा ना, जो फिल्में बनती है उसके लिए क्या होती है भैया, स्क्रिप्ट होती है। तो नृवंश विज्ञान में क्या होता है, किसी चीज़ को जानने के लिए स्क्रिप्ट होती है। और जो फिल्में होती हैं वो क्या होती है, इसमें वीडियो ऑडियो होते हैं, उसमें क्या होता है, वीडियो और ऑडियो होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि यह तर्क देता है दोनों के संयुक्त होने पर एक नृवंश विज्ञान फिल्म बन सकती है। क्या कह रहे हैं, देखो नृवंश विज्ञान क्या है, एक प्रकार का टेक्स्ट है, यानी एक स्क्रिप्ट होती है, कोई किसी कहानी की एक लिखा हुआ लेख है। लेकिन उसी लिखे हुए लेख पर क्या हो गए, अगर हम फिल्म बना देते हैं, वीडियो ऑडियो अगर उसमें जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगी, नृवंश विज्ञान फिल्म बन जाएगी। यानी नृवंश विज्ञान एक प्रकार की मूवी बन जाती है, उसी को बता रहे हैं। आगे देखो पॉइंट क्या था, एक दीर्घ अवधि के क्षेत्र पर, एक दीर्घ अवधि के क्षेत्र आधारित आकलन के अध्ययन के बाद मानव व्यवहार को विस्तृत विश्लेषण और विवरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कहते हैं एक दीर्घ अवधि, यानी एक जो लंबी अवधि होती है उसके क्षेत्र में क्या था, मान लो आप किसी क्षेत्र में लंबे समय तक अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, मानव व्यवहारों को जानना चाहते हैं, विश्लेषण में प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके लिए फिल्म बहुत उपयुक्त है। जब हम किसी के मानव व्यवहारों को या वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानना चाहते हैं, लंबे समय हमें वहाँ पर रहना पड़ेगा, तो उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं भैया, फिल्म के लिए, फिल्म जो होती है उसके लिए बहुत उपयुक्त हो सकती है। दूसरा क्या है यहाँ पर बताया गया है, यह लोगों की क्रियाओं को विचित्र और विजातीय के रूप में चित्रित करने के लिए बजाय अलौकिक व्यवहार तथा सांस्कृतिक मापदंडों के बीच में संदर्भ, यानी कहते हैं कि लोगों की जो क्रियाकलाप हैं,
लोगों के जो क्रियाकलाप हैं उनको चित्रित करने में, उनको बताने में या व्यवहारिक और संस्कृति को स्थापित करने में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा सिद्धकारी हो सकता है। यानी कौन हो सकती हैं? फिल्में हो सकती हैं। यानी लोग कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसे है, उनका व्यवहार कैसे है, या इन सभी मापदंडों को बताने के लिए क्या हो सकता है, हम फिल्म का तरीका अपना सकते हैं। यानी इसमें जो फिल्में होती हैं वहाँ उनके जरिए हम समाज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दूसरा क्या, यह लोगों को समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। यानी कह सकते हैं कि जो फिल्में होती हैं लोगों के बारे में पूरी तरीके से भैया सच्चाई बताती हैं और उनके संपूर्ण क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी लोगों के जो लोग कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं, या लोगों के विचार क्या, उन चीज़ों के क्या है, इंसानों का यानी कह सकते हैं उसका पूरा प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी उनकी अगुवाई करती हैं, जिससे पैटर्न की पहचान और विशेषण। नहीं कह सकते हैं कि जो फिल्में होती हैं वह लोगों की जो है सभी लोगों के बारे में पूरी जानकारी देती हैं, उनके क्रियाकलापों के बारे में सभी बातों को बताती हैं। यानी जिससे हम क्या होता है, लोग कैसे हैं उसके पैटर्न को हम पहचान सकते हैं और हमें नृवंश विज्ञान में विश्लेषण करने में आसानी हो सकती है। यानी भैया फिल्में जो होती हैं इंसान कैसा है, कैसे दिखाई देता है, उसके मापदंड कैसे, उसका जीवन कैसा है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, फिल्में एक चीज़ों को बताती हैं। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, नृवंश विज्ञान में जब हम किसी चीज़ का विश्लेषण करेंगे तो जो फिल्में होती हैं हमारे क्या हो सकती हैं, मददगार हो सकती हैं, यानी विश्लेषण में हमें आसानी कर सकती हैं। आगे देखो, यह मंचन को हतोत्साहित करता है। अगर देखो यह मंचन को, नृवंश विज्ञान क्या है, मंचन को हतोत्साहित करता है। फिल्म निर्माताओं और जिन पर फिल्म बनी हो उनके बीच अंतरक्रिया में उत्तरदाताओं के रूप में निरूपित और नैतिकता की दिशा, यानी कहता है कि जो फिल्में कैसे बने, फिल्मों का मंचन कैसे हो, नृवंश विज्ञान इस चीज़ को बताएगा कि उनमें किन किन चीज़ों को शामिल करना है, नैतिकता के दिशा निर्देश को बताता है। यानी फिल्म बनाते समय हमें क्या क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, समाज को हम कैसे समझ सकते हैं। जो भैया स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट आपको ये बता देगी कि आपको दिशा निर्देश दे देगी कि आपको फिल्म कैसे बनानी। यानी नृवंश विज्ञान जो है ये आपको बता देता है कि आपको फिल्म जो बनानी है उसके लिए कौन कौन से दिशा निर्देश है, उसको कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अगला जो हमारा यहाँ पर देखिए, एक नृवंश विज्ञान फिल्म के घटक क्या क्या होते हैं। भैया कि अगर एक नृवंश विज्ञान फिल्म बनती है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहले क्या होता है भैया, सबसे पहले टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यद्यपि नृवंश फिल्मों में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में बात नहीं कही गई है परंतु वे फिल्में के लिए अति आवश्यक हैं। उनमें स्पष्ट ऑडियो के साथ साथ अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं कहते हैं कि फिल्में जो बनती हैं, जो फिल्में बनती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है भैया, तकनीकी है। और तकनीकों में क्या है, जैसे कोई वीडियो बन रही है, ठीक है, जो ऑडियो है, ऑडियो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आज अधिकांश फिल्मों में अंकीय डिजिटल उपकरणों पर शूट किया। आज जो फिल्म निर्माण होती है उसको क्या होता है, डिजिटल पर शूट किया जाता है, अंकीय संचार माध्यमों में संग्रहित किया जाता है। इसे डिजिटलीकरण के साथ साथ श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल की गुणवत्ता में बहुत वृद्धि। यानी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे जो फिल्में हैं, फिल्मों में आज सबसे ज़्यादा क्या है भैया कि आज जो है ऑडियो वीडियो साथ में चलता है, यानी आवाज़ भी आती है और चित्र भी आता है। एक क्वालिटी में क्या होगा, बहुत गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिल्म निर्माण की कुछ फिल्मांकन छवियों से संबंधित पहले की चुनौतियां आज भी मौजूद है। यानी पहले जो चुनौतियां फिल्म निर्माण में जो पहले चुनौतियां थी, जो पहले समस्याएं आती थी वह आज भी बनी हुई। ये जरूर है कि आप फिल्में जो बनती है उसमें जो ऑडियो है, वीडियो है, उसका तकनीकी का विकास हो गया, लेकिन फिल्मांकन में जो पहले समस्याएं थी वो आज भी विभिन्न चुनौतियां मौजूद हैं। या फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान भाषा के अलावा पेश आने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ यानी कह सकते हैं आज के समय जो फिल्में बनती है उसमें भाषा क्या है, एक बड़ी समस्या है। और भाषा की जो टोन है वह क्या है, विशेष रूप से ध्वनियाँ सच हैं, ये परिवेशगत ध्वनियाँ हैं और वास्तव में किसी स्थान को समग्र रूप से समझाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यानी जैसे आप भैया जो फिल्म होती है, जो अलग अलग समाज के लोग हैं, जैसे यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, इनकी जो फिल्में होंगी भैया उनका जो टोन है, जो भाषा है अलग अलग प्रकार की होगी ना, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो टोन होती है उसमें क्या कह सकते हैं कि जो ध्वनि है वह क्या है, सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिवेशगत ध्वनियाँ होती हैं, यानी जैसे भैया जैसे जिसका वातावरण होता है वैसे उसकी ध्वनि होगी, उसका वैसे टोन होगा। जैसे बिहार के लोग हैं उनकी अलग टोन है बोलने की,
हरियाणा के लोग अलग टोन है, यूपी के लोग नहीं कहते हैं कि जैसे हमारा परिवेश होता है वैसे हमारी ध्वनि होती है, यानी हमारा जो टोन होता है वह कह सकते हैं परिवेशगत ध्वनियाँ होती हैं। इसके अलावा मानव भाषा कई प्रकार की ऐसी ध्वनि, यानी कहते हैं कि मानव में ऐसी कई प्रकार की भाषा का प्रयोग में ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनमें अनुवाद या उपशीर्षक में तत्काल कोई संबंध नहीं। कहते कि कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी भाषाएं होती हैं जिसका जो उपयुक्त शीर्षक है उसको तत्काल कोई संभावना नहीं होती। जैसे ओम, ओह की ध्वनि क्या होता है कि जैसे आज भी देखा ओम की ध्वनि है, ओह की ध्वनि लगभग एक सी ही सुनाई देती है। यानी आज जो कम्युनिकेशन है, जो फेट कम्युनिकेशन है कहा जा सकता है, यह एक वार्तालाप के प्रवाह को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। ये कह सकते हैं कि जैसे ध्वनि है, जैसे भाई कोई चीज़ बोलता है, कोई ध्वनि निकलती है, जो उसको हम चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा उपशीर्षक तथा अनुवाद फिल्म निर्माण में एक महत्वपूर्ण है। यानी अगर कोई उपशीर्षक है या अनुवाद है, यानी फिल्मों में जो भाषा का अनुवाद है वह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यानी कि कोई भी फिल्म, जब फिल्म की भैया डबिंग की जाती है तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप जैसे मान लो कोई अंग्रेजी फिल्म बनती है, कोई इंग्लिश में फिल्म बनती है, जब उसको हिंदी में जब बोलते हैं, हिंदी में डब की जाती है। डब का मतलब होता है कि जब अनुवाद किया जाता है, जब ट्रांसलेट की जाती है तो उनकी जो टोन होती है, टोन अंग्रेजों वाली ही रह जाती है, टोन नहीं बदलती है। यानी वही टोन क्या है, आज भी ये महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसे मान लो कोई हिंदी में फिल्म बनती है, जब वह इंग्लिश में वर्जन में डाली जाती है तो हिंदी लोगों की जो टोन होती है वही दिखाए। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप कोई हॉलीवुड की मूवी आपने देखी होगी, तो अगर हॉलीवुड के लोगों को मूवी को डब किया गया, अगर उसको ट्रांसलेट किया गया, अगर अनुवाद किया गया है, तो उसमें जो भाषा है, भाषा और उन लोगों की जो टोन है, यानी भाषा की जो ध्वनि होती है, ध्वनि को क्या बोलते हैं भैया, टोन बोल, भाषा की जो ध्वनि है वह अंग्रेजी टोन ही रह जाती है। यानी इस चीज को ठीक करना क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि अनुवाद केवल समयबद्ध अनुमान है। यानी जो अनुवाद हो, जो ट्रांसलेट होता है, वह समय और भाषा का अनुवाद कर देता है, मूल अर्थ शायद इस माध्यम से गुमसा हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जब हम फिल्मों में डब करते हैं, जब फिल्मों को डब करते हैं तो क्या होता है, शब्द तो अनुवादित हो जाते हैं, लेकिन वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावा, इसका अनुवाद करना वो थोड़ा मुश्किल सा दिखाई देता है। यानी कह रहे हैं कि जैसे हम अमेरिका में कोई फिल्म बनी है, अंग्रेजी में है, अगर उसको हिंदी में डब किया जाता है तो हिंदी वाले लोग समझ तो लेंगे फिल्म के बारे में, लेकिन उसकी टोन, भाषा वैसी रहेगी, तथा दूसरे अन्य देशों के लोग जो होंगे उस संस्कृति को उतना तरीके से नहीं समझ पाएंगे। यानी कहते हैं कि अनुवाद तो जरूर हो जाता साथ साथ, लेकिन उसके जो भाव हैं, यानी जो भावनात्मक चीजें होती हैं, वह भावनात्मक चीजों का अनुवाद या भावनात्मक चीजों को बताया जा सके, ये थोड़ा भी समस्या यानी चुनौती का विषय बना हुआ है। यानी क्या है, चुनौती, यानी गुमसा दिखाई देता है, यानी जो चीजें होती हैं। दूसरा क्या है, ध्वनि विवरण। दूसरा क्या भैया, ध्वनि विवरण है, जिसका उपयोग अक्सर व्यक्ति चित्र फिल्म निर्माताओं द्वारा किया जाता है। नरेशन, जिसमें हालांकि संदर्भ में फिल्माए जा रहे हैं, समुदाय के जीवन को समझ में बढ़ाया जा सकता है, किंतु इसकी आलोचना की गई। यानी अगर देखोगे इन सब चीज़ों की क्या गई कि भैया आलोचना की गई। यह दर्शकों को एक ही आयाम यानी अपने ही दृष्टिकोणों से फिल्म देखने के लिए निर्देशित करता है। इसलिए कई नृविज्ञानी फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्मों में विवरण, यानी जो विवरण का उपयोग करने से बचाते हैं। फिल्म में आमतौर पर एक और ध्वनि आती है, वह है संगीत। नहीं भैया, में फिल्म में एक और चीज़ होती है, जैसे गाने वाने, नहीं संगीत होता है। कोई भी संगीत जो फिल्माई गई जगह से संबंधित नहीं, यानी कई बार संगीत होता है वहाँ पर जो फिल्माया जाता है उस जगह से संबंधित नहीं है, उसे फिल्म में विचलन, यानी कह सकते हैं डिस्टर्ब के रूप में देखा है। कई बार क्या होता है, फिल्म में जो गाने प्रयोग किए जाते हैं, जो संगीत प्रयोग किया जाता है, वहाँ उस सभ्यता संस्कृति को नहीं बताता है या उनको रेखांकित नहीं करता था, विचलन के रूप में। यानी और नृवंशी फिल्मों में एकमात्र स्वीकार्य संगीत वह माना जाता है जिसमें फिल्माए गए स्थान से लिया जाता है। यानी कह रहे हैं कि जब फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें संगीत का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर संगीत जहाँ फिल्माया गया है वहाँ की सभ्यता संस्कृति से नहीं रिलेट करता, लेकिन कहते हैं नृवंश विज्ञान में जो संगीत होता है वहाँ की चीज़ों को प्रदर्शित करने वाला ही लिया जाता है या वहीं का ही कर सकते हैं। वह संगीत की बात नहीं कह रहे हैं कि फिल्मों में भाई मेरे जो संगीत प्रयोग होता है, जहाँ पर संगीत को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहाँ पर फिल्माया जा, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को नहीं बता पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल का बताऊं, जैसे मान लो कि हमारे देश में फिल्म बनती है, ठीक है, हमारे देश में जो फिल्में बनती हैं, कि मान लो हमारे देश की जो फिल्म है वो अमेरिका में शूट हो रही है, अब गाना उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो गाने हिंदी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो क्या अमेरिका का जो दृश्य है
अमेरिका, मान लो कि जैसे हिंदी में फिल्में बनती हैं, ठीक है, हमारी फिल्में हिंदी में बनती हैं, लेकिन फिल्में हमारी क्या है भैया, अमेरिका में रिकॉर्ड की जाती हैं, स्विट्जरलैंड में रिकॉर्ड की जाए, विदेशों में जब रिकॉर्ड की जाती हैं, दृश्य तो विदेशी है, क्या होते हैं, जो दृश्य दिख रहे हैं, बिल्डिंगें दिख रहे हैं, भवन दिख रहे हैं, गाड़ियाँ दिख रही हैं, वो तो सब विदेशी हैं। क्या जो गाना जो फिल्माया गया है उस संस्कृति, उस दृश्य को रिलेट कर पाता है या उसकी व्याख्या कर पाता है? नहीं कर पाता है ना। इसी चीज़ की यहाँ पर क्या की गई है, बात की गई है। अब देखो पाठ्य से संबंध क्या होता है, अगला हम देखेंगे पाठ्य से। नृवंश विज्ञानी फिल्म के लिए आवश्यक क्या है कि वह समाजशास्त्रीय अनुसंधान और लेखन के अंतर्दृष्टि प्राप्त करें, विशेष रूप से धारणाओं और सिद्धांतों के संदर्भ में। नहीं कह सकते हैं कि नृवंश विज्ञानी जो होते हैं वह समाजशास्त्री जो अनुसंधान है, समाजशास्त्र में जो अनुसंधान जो रिसर्च हो रही है उसमें जो लेख है उसको प्राप्त करें, विशेष रूप से उनके अवधारणा सिद्धांतों के संदर्भ में। फिल्मों के मुद्रित सामग्रियों के संबंध में फिल्म दृश्यों में एक सेट के आगे बढ़ाकर समाजशास्त्रियों सामान्यीकरण में एक संवाद बना सकते हैं, यानी उनका संबंध। पाठ्य से यानी जो चैप्टर है, जो पाठ है, उसके अगला होता है दृष्टिकोणों को बात करते हैं। दृष्टिकोण यानी फिल्म निर्माण में आपका दृष्टिकोण यानी अप्रोच क्या है, फिल्म किसकी कहानी का प्रतिनिधित्व कर रही है, यह महत्वपूर्ण सवाल होता है। यानी जो भैया फिल्म होती है वह किस चीज़ को बता रही है, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या यह फिल्म निर्माता का दृष्टिकोण बताती है या उत्तरदाता की आवाज़ का? नहीं कह सकते हैं कि जो फिल्में होती हैं उसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें किसका दृष्टिकोण है, जो फिल्म बनाने वाले का दृष्टिकोण है या जो लोग देख रहे हैं उनका दृष्टिकोण शामिल है। जब एक फिल्म मात्र फिल्म निर्माता की आवाज़ बनकर रह जाती है तो इसे प्रायः प्रचार फिल्म का ठप्पा लग जाता है। नहीं, कई बार जैसे भैया मान लो कि अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो आप फिल्म जब बनाते हैं तो आपका जो नज़रिया, आपका देखने का जो नज़रिया है उस आधार पर जब फिल्म बनती है तो इस प्रकार की जो फिल्में होती हैं इसमें प्रचार का ठप्पल, यानी जैसे मान लो कि जैसे मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मैं एक फिल्म क्या बना रहा हूँ, नशा मुक्ति के ऊपर, और नशा मुक्ति के ऊपर जो मेरे विचार हैं, मैं मान लो कि नशे के ऊपर मेरे नेगेटिव विचार हैं, क्या हैं, मेरे नेगेटिव विचार हैं, तो मैं नशा से बचने के लिए लोगों को आह्वान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो जो फिल्म बनी है उसमें मेरा जो दृष्टिकोण है, जो उसमें तरीका है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो क्या, वो सारे मेरे तरीके हैं, यानी मैं अपनी बात को लोगों के सामने रख रहा हूँ। लेकिन जो लोग हैं क्या उनका नज़रिया उसमें शामिल है, तो उनका नज़रिया नहीं शामिल। इस प्रकार की जो फिल्में होती हैं, यानी कहते हैं जो निर्माता है, जो निर्माता यानी जो फिल्म का बनाने वाला है उसकी आवाज़ बन के रह जाती है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो फिल्म बनाने वाले वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, अपनी बात को समझाना चाहते हैं या अपनी बात को समाज के सामने दिखाना चाहते हैं। अगर वह फिल्म बनाते हैं तो इस प्रकार की जो फिल्में होती हैं वह मात्र प्रचार फिल्मों का ठप्पा लग जाता है। इस प्रकार यह मान लिया जाता है कि एक फिल्म एक से अधिक परिप्रेक्ष यानी दृश्य बिंदुओं को साथ लेकर चल सकती है। यानी कहते हैं कि जो फिल्में होती हैं वह एक से अधिक मुद्दों को यानी बिंदुओं को लेकर के क्या चल सकती हैं। मैकडोनल्ड के अनुसार एक नृवंश विज्ञानी फिल्म निर्माता और उत्तरदाता के दृष्टिकोण के बीच एक संतुलन बनाएगा। देखो, नृवंश विज्ञान में कहा जाता है कि अगर फिल्में बनाई जा रही हैं तो जो फिल्म बना रहा है उसका दृष्टिकोण और जो लोग फिल्में देख रहे हैं उन दोनों का जो दृष्टिकोण, जो अप्रोच है, दोनों का एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। क्या है, दोनों का संतुलन होना बहुत, नहीं कहते हैं कि जो व्यक्ति फिल्म बना रहा है और जो लोग देख रहे हैं, दोनों का जो अप्रोच है, दोनों की जो सोच है वह फिल्म में आनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो फिल्म बनाने वाला है उसका ही दृष्टिकोण फिल्म में शामिल है, लेकिन जो दर्शक है, जो लोग फिल्मों को देखते हैं उनका भी नज़रिया उस फिल्म में जरूर उतरना चाहिए। उनके नज़रिए से क्या समाज वैसा है वो भी चीज़ों को पता लगना चाहिए। इसी संतुलन बनाने के बाद कौन करता है, नृवंश विज्ञान करता है। वास्तव में नृवंश विज्ञानी फिल्म निर्माण में उत्तरदाता का ये कहता है कि नृवंश जो विज्ञानी है फिल्म निर्माण में जो उत्तरदाता है, उत्तरदाता का स्पष्टीकरण, प्रतिक्रिया, व्याख्या तथा शोध कर लेके महत्वपूर्ण डाटा होता है। नहीं कहते हैं कि जब कोई फिल्म बनती है जो उसमें उत्तरदाता है, जिन लोगों के लिए बनाई गई है उनके क्या है, उनकी प्रतिक्रिया कैसे उस फिल्म के बारे में, उनके विचार कैसे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो शोध किया जाता है तो उसमें डाटा के लिए इन सभी का क्या प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह उनके विश्लेषण में, क्योंकि यह किसी चीज़ के विश्लेषण में क्या था, नृवंश विज्ञान के आधार को समृद्ध करेगा। यानी कह सकते हैं कि जब किसी फिल्म में दर्शक जो है, दर्शक की प्रतिक्रिया को शामिल किया जाएगा, दर्शक क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के विचार क्या हैं, जब इन चीज़ों को आंकड़ों में दिखाया जाएगा, इस आधार पर जब आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे तो नृवंश विज्ञान में एक जो आधार होगा वह मजबूत आधार बनेगा। अगला क्या है, संदर्भीकरण।
संदर्भीकरण क्या होता है इसको देख लेते हैं। उत्तरदाताओं को समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करने में व्यवहारात्मक और भौतिक परिहार है। यानी कहते हैं जो उत्तरदाता हैं, यानी जो फिल्म निर्माण जो रिसर्चर हैं, जो उत्तरदाता हैं, उनको प्रतिनिधित्व करने में व्यवहारात्मक और प्रासंगिक रूप से होना चाहिए। समग्रता पर जोर, उन्हें वस्तुओं, घटनाओं और व्यवहारों के अलग थलग करके चित्रित करने की बजाय उन्हें अनुकूल। कहते हैं कि जो समग्र चीज़ें हैं, जो सारी जो चीज़ें हैं उनको अलग थलग, यानी फिल्मों में जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग करके नहीं, बल्कि मिक्स करके, बल्कि अनुकूलन के लिए दिखाया जाता है, जिससे फिल्म उल्लेखनीय और अंतर्विरोधी और एकांगी हो जाती है। उन पर लकीर का फकीर बनने का जोखिम मंडराने लगता है। यानी कहते हैं कि जो फिल्में हैं वह समाज में संदर्भों को एकजुट लेकर के चलें, नहीं तो फिल्में क्या होंगी भैया कि कुछ कह रही है लकीर का फकीर फिल्म बन जाएगी। विद्वानों ने तर्क दिया है कि संपूर्ण कृत्यों का चित्रण भी दर्शक को शुरुआत से लेकर के अंत तक घटनाओं को देखने में ये कहते हैं कि जो पूरी फिल्म है, जो चित्रण है, अगर दर्शक पूरी शुरू से लेकर के अंत तक देखता है तो वह घटनाओं के बारे में सोच सकता, समझ सकता, उसके लिए क्या उनको सक्षम बनाता है। इसी प्रकार एक ही समय में समापन करने और जानकारी पर्याप्त संज्ञान में पहुंचने में सक्षम है। इसीलिए समग्रता के, यानी कहते हैं कि जो फिल्में बने उसमें पूरा जो दृष्टिकोण है, जो पूरी सोच है, वह उसमें उतरना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे लोगों आदि को फिल्माने से फिल्म निर्माण प्रक्रिया में की गुंजाइश कम। यानी कहते हैं कि जब हम फिल्म का निर्माण कर रहे हैं तो लोगों के बारे में जो बता रहे हैं, यानी जब फिल्म का निर्माण किया जाता है तो लोगों के बारे में जो हम चीज़ें बता रहे हैं वह पूरी हर संदर्भ में चीज़ों हर एक एंगल से फिल्म बनाई जाए, यानी सभी संदर्भों को शामिल करना बहुत जरूरी है। यानी कह रहे हैं कि जब फिल्म निर्माण किया जाता है तो जो नृवंश विज्ञान के अगर ध्यान रखें तो किसी भी चीज़ को अगर फिल्माया जा रहा, बताया जा रहा, तो सभी संदर्भों को उसमें शामिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिल्म निर्माण में विरूपण क्या होता है, इनमें देख लेते हैं कितना है, यही आखिरी रहेगा, ठीक है। फिल्म निर्माण में विरूपण क्या होता है, देखो विरूपण किसी भी फिल्म निर्माण प्रक्रिया का एक ऐसा पहलू है जिसे बचा नहीं जा सकता। यानी भैया फिल्म बनाते समय जो विरूपण है उससे कोई बच नहीं सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म निर्माता संपादन के समय कहानी के गठन के लिए कुछ ऐसे दृश्य और आवाज़ों यानी स्रव का चयन करता है, कुछ को छोड़ देता है। यानी जब हम कोई फिल्म बनाते हैं, फिल्म का निर्माण करते हैं, तो हम क्या करते हैं भैया, कई सारी चीज़ों को लेते हैं, कई सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। अगर मान लो कोई भी फिल्म बनती है, कोई भी मूवी बनती है, तो क्या होता है, हम सभी चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते हैं। मान लो कि जैसे कोई फिल्म बनी है, हीरो के बारे में अगर बनती है तो क्या होता, क्या हीरो के पूरे जीवन रहता है भैया, उसमें क्या था, हीरो 5 साल का दिखाई देगा, फिर 20 साल का दिखाई देगा और फिर बड़ा हो जाता है। क्या जो फिल्में होती हैं, फिल्मों में हम सभी चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते हैं। यही कह रहा है कि फिल्मों में जो दृश्य हैं, जो निर्माता जो संतावन के समय कहानी का जो गठन होता है, जो दृश्य श्रव्य है चयन होता है, उसमें कुछ छोड़ देते हैं। यानी कहते हैं कि जो फिल्में होती है उसमें कुछ ऐसे दृश्य उनको कट कर दिया जाता है, कुछ आवाज़ों को हटा दिया जाता है। यानी फिल्मों के माध्यम से हम सभी चीज़ों को नहीं दिखा सकते, कई सारी चीज़ों को क्या होता है हम छोड़ देते हैं। इसलिए नृवंश विज्ञानी फिल्मों को पूर्ण सत्य का प्रतीक की बजाय वास्तविकता का पर्याप्त कहते हैं। जो नृवंश विज्ञानी कहते हैं कि भैया जो फिल्में होती हैं वह बिल्कुल सत्यता का नहीं बताते, क्योंकि उनमें कई सारी जो चीज़ें होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। यानी कहते हैं कि उनको समझने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। संपादन के अलावा अन्य भी तरीके हैं जिसमें फिल्मांकन प्रक्रिया विरूपित हो सकती है। एक ऐसा फिल्म निर्माण के स्थान पर फिल्म निर्माता का मात्र उपस्थिति भी हो सकती है। इसलिए समकालीन नृवंश विज्ञानी फिल्में पारंपरिक वैधशाला फिल्म निर्माण पद्धति की आलोचना करती हैं, जिसके मतानुसार प्रशिक्षित मानव विज्ञानी द्वारा ही निरोध उद्देश्य तरीके से फिल्मों को ये कहते हैं कि जो फिल्में बन रही हैं, फिल्मों के जरिए अगर हम समाज को समझना चाहते हैं तो आम जो लोग फिल्में बनाते हैं, जो फिल्म निर्माता जो फिल्में बनाते हैं, उनके माध्यम से उनके द्वारा जो बनाई गई फिल्में हैं वह ज़्यादा सटीक नहीं है, या उनके जरिए हम चीज़ों को नहीं समझ सकते, समाज को नहीं समझ सकते, क्योंकि वह कई सारी चीज़ों को लेता है, कई सारी चीज़ों को छोड़ देता है। जैसे आज के समय जो फिल्में बनती है, जो फिल्म बनाने वाला जो व्यक्ति है वह किसी के ऊपर फिल्म बनाता है तो कई सारी चीज़ों को दिखाएगा, कई सारी चीज़ों को नहीं दिखाएगा। यानी कह रहे हैं कि वह सही तस्वीर नहीं बताती। यानी कहते हैं कि जब कोई मानव विज्ञानी फिल्म बनाता है तो वह सभी चीज़ों को दिखाएगा। यानी जब कोई मानव विज्ञानी फिल्म का निर्माण करता है तो क्या होता है, वह सभी चीज़ों को दिखाएगा। यानी उसकी फिल्म क्या होती है, ज़्यादा सटीक हो सकती है, बनाना संभव है।
फिल्मों को आवश्यक रूप से फिल्म निर्माता और फिल्मा गए लोगों के बीच में बातचीत और मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है। यानी जो फिल्में होती हैं उसमें जो फिल्म निर्माता है जो उसमें लोग हैं उनके बातचीत की जो मुठभेड़ है, जो बातचीत है, उसके रूप में हम देख सकते हैं। इसलिए यह विचार है कि फिल्में किसी तरह की वास्तविकता को वस्तुनिष्ठता के रूप में दिखाने की कोशिश करें। यानी जो फिल्में होती हैं, ठीक है, जो फिल्में होती हैं वह सच्चाई को दिखाने का प्रयास करती हैं तथा जो फिल्म निर्माता है उसका जो विचार है, उसकी जो बातें हैं वह फिल्मों में नहीं कई बार पड़ती हैं। समय के जो यानी जो फिल्म निर्माता है वो अपनी चीज़ों को फिल्म में शामिल नहीं कर सकता है। यानी जो फिल्में होती हैं वह क्या होती हैं कि भैया कि समाज की जो सच्चाई है उसको दिखाने की कई बार कोशिश करती हैं को अस्वीकार कर दिया जाता है। यह भी अस्वीकार कर दिया जाता है कि फिल्म निर्माता फिल्माया गया दृश्य और फिल्म क्षेत्र फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में अप्रभावी रहें। ये कहते हैं कि जो फिल्में बनती हैं, जो फिल्में हैं वह पूरी तरीके से सभी चीज़ों को बता पा रही हैं। जो कह सकते हैं कि जो फिल्में बनाई जाती हैं, जो फिल्म निर्माता है क्या वह समाज के सभी पहलुओं को सही बताता है या नहीं बताता, इसे अप्रभावी रहते हैं। बल्कि यह तर्क दिया जाता है कि फिल्म निर्माण की परिणति ही उन तीनों श्रेणियों को एक साथ परिवर्तन कर। कहते हैं कि जो फिल्म बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है भैया, अगर नृवंश विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर फिल्में बनानी है तो आपको सभी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। यानी जो फिल्में होती हैं वो कुछ चीज़ों को बताती हैं, कुछ चीज़ों को नहीं दिखाती हैं। जब वो कुछ चीज़ों को बताएंगी, कुछ चीज़ों को नहीं बताएंगी तो आप शोध के लिए उनका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप उनका शोध के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको सभी चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। तभी एक नृवंश विज्ञान के तहत हम किसी भी समाज को या किसी भी परिस्थिति को समझ पाएंगे या समझने में उन चीज़ों को हम यूज कर पाएंगे। तो ये लगभग इतना था, या इतना तो मैंने बता दिया। और जो लास्ट का बचा हुआ इसमें क्या है, नृवंश विज्ञान में फिल्में बनाना, ये जो बचा हुआ 3.4 है इसको आपको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे चैप्टर में करवाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।